हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीएस सर्कल। आज लेके आए हैं यूपीएसआई स्पेशल क्लास मूल विधि एवं संविधान, जिसमें आज आपको मूल विधि की बेसिक नॉलेज और इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मूल विधि के बारे में जान लेते हैं। ये विधि होती क्या है? नॉर्मली किसी विषय में बनाए गए नियम या संहिता को विधि कहते हैं। और कानून के बेसिस पर देखें तो कानून या विधि का तात्पर्य मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों, पाबंदियों और अधिकारों की संहिता से है। परंतु यह नैतिक, धार्मिक और अन्य सामाजिक संहिताओं से कई मायनों में अलग रहती है। और विधि के प्रकार कितने होते हैं? तो वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मौलिक विधि और नंबर 2 प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि के अंडर में भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। और प्रक्रिया विधि के अंडर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि आती हैं। तो आज हम मौलिक विधि के पार्ट में भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज आपको धारा 1 से लेकर धारा 52 तक की जानकारी दूंगा। चलिए, तो फिर भारतीय दंड संहिता के बारे में देख लेते हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 को देश में 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था, लेकिन उस समय ये पूरे देश में लागू नहीं थी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हमारे कंट्री का पार्ट तो है, लेकिन वो पार्ट में उसमें लागू नहीं कर पाए क्योंकि उसका खुद का अपना संविधान था। लेकिन यही 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गई। और भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय तथा 511 धाराएं हैं। और भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो है वो लॉर्ड मैकाले, जो कि भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ने तैयार किया था। और साथ साथ में ये भी जो कि श्रीलंका, सिंगापुर तथा ब्रुनेई की जो दंड संहिता है वो भी इसी प्रारूप पर आधारित है। चलिए, अब धारा 1 के बारे में देख लेते हैं। धारा 1 जो है वो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार पर आधारित है। इसी में इसकी प्रस्तावना, क्योंकि ये अध्याय 1 के अंतर्गत आती है, 1 से लेकर 5 तक धाराएं। तो अध्याय 1 से 5 में प्रस्तावना की जानकारी दी गई है, या इसमें सभी प्रस्तावनाएं हैं। और धारा 1 जो है वो संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, ठीक है। और धारा जो 2 है उसमें भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड के बारे में बताती है कि जो भारत के अंदर अपनी कंट्री जो है उसके अंदर जो भी अपराध किए जाएंगे उसके दंड धारा 2 के अंतर्गत दिए जाएंगे। धारा 3 जो है वो भारत से परे यानी भारत के बाहर परंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचरणीय अपराधों के दंड देगी। मतलब ये है कि इसमें भारत के बाहर किए गए होंगे अपराध, लेकिन जो अपराध किए गए हैं वो हमारी विधि से संबंधित होने चाहिए। धारा 4 कहती है कि भारत के बाहर किसी स्थान में यानी राज्य क्षेत्रातीत अपरदेशी अपराधों पर संहिता का विस्तार इसमें दिया गया है। यानी भारत के बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया अपराध, और भारत में पंजीकृत कोई विमान या पोत, चाहे वह कहीं का भी हो, पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर लागू होता है। भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अपराध वो धारा 4 के अंतर्गत आएगा। धारा 5 में कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। इसका मतलब क्या होता है? जैसे भारतीय दंड संहिता जो 5 है इसके अनुसार कुछ विधियों पर इसका प्रभाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत की सेवा में कार्यरत अधिकारियों, सैन्यकर्मियों तथा विद्रोह और अनुशासनहीनता को दंडित करने वाले किसी विशेष उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी।
अब फिर धारा 6 से अध्याय 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है। ठीक है, धारा 6 में क्या है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। ठीक है, और धारा 7 में एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय बताया जाना। जिस कोई भी इसमें वाक्यांश बताया गया है तो उसके अभिप्राय क्या है वो धारा 7 के अंतर्गत बताया जाएगा। और धारा 8 में लिंग का निर्धारण किया गया है कि कौन सा लिंग को कैसे परिभाषित किया जाएगा। धारा 9 में वचन को परिभाषित किया गया है। धारा 10 में पुरुष व स्त्री को का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार पुरुष शब्द जन्मजात बालक सहित किसी भी आयु के नर का तथा स्त्री शब्द जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु के नारी का होतक होता है। धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति को परिभाषित किया गया है और धारा 12 के अंतर्गत जनता या जनसामान्य को उल्लेख किया गया है। धारा 13 के अंतर्गत क्वीन की परिभाषा बताई गई है कि क्वीन कौन है। धारा 14 के अंतर्गत सरकार का सेवक कौन होगा ये बताया गया है। धारा 15 के अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा इसमें बताई गई थी, यानी हमारे जो ब्रिटिश इंडिया यानी हम स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारी इंडिया थी उसमें इसकी परिभाषा बताई गई है। धारा 16 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा इसी में बताई गई है। धारा 17 में सरकार को परिभाषित किया गया है। धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है कि इसमें भारत क्या है। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है और धारा 20 में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। धारा 21 में लोक सेवक के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 22 में आपकी चल संपत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है कि आपकी चल संपत्ति क्या होगी। धारा 23 में सदोष अभिलाभ या हानि के बारे में। ठीक है, और ये पॉइंट्स नोट करते चलें जिससे कि आप आने वाली एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि आप बार बार वीडियो तो देख नहीं पाएंगे, तो इसको नोट पॉइंट बनाते चलें। इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी ये लगभग आने वाली इसमें इसके 10 वीडियोस तो कम से कम बनाऊंगा ही, तो उन सभी के नोट्स आप बनाएंगे प्रॉपर रूप से तो आपको रिवीजन करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको लर्न भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए, धारा 24 में बताया गया है कि बेईमानी क्या है और साथ साथ में कपटपूर्ण किए जाने वाले अपराधों को भी परिभाषित किया गया है, जो कि धारा 25 में बताया गया है कि कपटपूर्ण अपराध क्या होंगे और धारा 24 में बताया गया है कि बेईमानी क्या है। ठीक है, धारा 26 में विश्वास करने के कारण जो होता है उसको परिभाषित किया गया है। धारा 27 में पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होती है उसको बताया गया है। धारा 28 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। धारा 29 में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स पर किस तरह का अभिलेख होगा वो सब इसी में परिभाषित किया गया है। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। धारा 31 में विल को परिभाषित किया गया है और धारा 32 में कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप जो शामिल हैं उसका धारा 32 में परिभाषित किया गया है। और धारा 33 में कार्य को परिभाषित किया गया है। जो धारा 34 है वो सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को परिभाषित किया गया है। और साथ साथ में ये तो लेखनीय है कि सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन और समान आशय यानी सिमिलर इंटेंशन में भेद होता है। ठीक है, कि सामान्य आशय है वो होता है पूर्व नियोजित योजना या पूर्व सहमति से होता है, परंतु समान आशय यानी सिमिलर इंटेंशन जो है वो पूर्व नियोजित योजना व पूर्व सहमति एक जैसा यानी नहीं होता है, यानी पूर्व सहमति से नहीं होता है। ठीक है,
और कुछ धारा 34 से संबंधित वाद हैं जो कि एग्जाम्स में काफ़ी आते रहते हैं, तो आप उनको नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर 1 पर आता है बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। ये जो वाद है ये था 1925 का, ठीक है। और नेक्स्ट आता है महबूब शाह बनाम एम्परर, ये है 1945 का। नेक्स्ट आता है SR मुन्नीपल्ली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये है 1954 का। और नेक्स्ट है रामविलास सिंह तथा अन्य बनाम बिहार सरकार, ये आता है 1964 का, ठीक है। इन बात को नोट जरूर कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर भी बार बार इसको अगर साउंड क्लियर ना हो पा रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको बात बता दिए जाएंगे। धारा 35, धारा 35 में बताया गया जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। मतलब अगर अनजाने में आपसे कोई अपराध होता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। धारा 36 बताती है कि अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 में है कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना। धारा 38 जो है वो बताती है आपराधिक कार्य में संपर्क व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 में स्वेच्छा को परिभाषित किया गया है। धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है कि अपराध आखिर क्या होता है, इसकी परिभाषा जो है वो धारा 40 में आपको मिलती है। और धारा 41 में विशेष विधि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार विशेष विधि ऐसी विधि होती है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। धारा 42 जो है वो स्थानीय विधि है। इसके अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू हो, ठीक है। तो विशेष विधि और स्थानीय विधि दोनों में अंतर होता है। और धारा 43 के अंतर्गत अवैध चीजों को परिभाषित किया गया है। धारा 44 में क्षति के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित क्षति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। धारा 45 में जीवन को परिभाषित किया गया है। धारा 46 में मृत्यु को परिभाषित किया गया है। धारा 47 में जीव जंतु जो हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब का वर्णन धारा 47 में किया गया है। और धारा 48 में जलयान को परिभाषित किया गया है। धारा 49 में वर्ष या मास यानी साल और महीनों, इनका वर्णन जो है वो धारा 49 में किया गया है। धारा 50 में धारा का वर्णन किया गया है। धारा 51 में शपथ का वर्णन किया गया है। धारा 52 में सद्भाव पूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो कोई बात सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या मानी गई हो वो सद्भावपूर्ण की गई या मानी नहीं जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आएगी और आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें धारा 53 से आगे का बताऊंगा, ठीक है। और धारा 53 से आगे का जो चलेगा उसमें रहेगा धारा 53 से लेकर धारा 103 तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो धारा 53 से लेकर धारा 106 तक करेंगे, ठीक है। धारा 53 से धारा 106 तक। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में जो UPSI की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। और साथ साथ में जिनमें ये यूजफुल है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को कोई भी अगर जान पहचान में है तो उसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।